हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत भाग 1 से इसका अध्याय 6वां। यहां पर हम राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, आज का पहला प्रश्न है आपका, आज से करीब 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में परिवर्तन दिखाई देता है। राजा बनने की प्रक्रिया में हुए परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन आपका जो है वो सही है। पहला है, कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। सेकंड, अश्वमेध यज्ञ राजा की शक्ति विस्तार का एक अनुष्ठान था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। थर्ड, यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा को धन अर्पित करते थे। देखिए, हमने ऋग्वेदिक काल का समाज पढ़ा और इस ऋग्वेदिक काल के बाद जो इसका यानी ऋग्वेदिक काल के बाद वैदिक काल जो शुरू हुआ है, वो वैदिक काल के जो परिवर्तन हम यहाँ पर देखते हैं उन परिवर्तनों की बात की गई कि वैदिक काल में समाज किस प्रकार का था, राजा बनने की जो प्रक्रिया थी उसमें किस तरह से परिवर्तन आया, वो हमने देखा है। ऋग्वेद काल में हमने ये देखा था कि जो राजा होता था वो अपने आप नहीं बनता था, बल्कि जो जन लोग होते थे यानी आम लोग होते थे उनके द्वारा चुना जाता था। लेकिन बाद में जब वैदिक काल में हम गए हैं तो वैदिक काल में ये परंपरा बदल गई है। अब जो राजा बनने लगे हैं वो अब आनुवांशिक रूप से बनने लगे हैं, यानी कि एक पिता का बेटा पुत्र जो होगा वो राजकुमार जो होगा आगे चल के वो राजा बनेगा। तो ये परिवर्तन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ लोग जो थे वो बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो इसमें से एक प्रसिद्ध यज्ञ होता था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ की प्रक्रिया आप लोग सब लोग जानते होंगे कि इसमें क्या होता है कि एक राजा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाता है। उसमें एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है और वो घोड़ा स्वतंत्र रूप से विचरण करता है, यानी जहाँ जहाँ तक जिन जिन राज्यों से होकर वो गुजरता है वहाँ पर मान लेते हैं कोई और राजा अगर उसे रोक लेता है या पकड़कर रख लेता है तो उस राजा को संबंधित राजा से यानी कि जो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है उससे युद्ध करना पड़ेगा। अगर वो राजा यानी मान लीजिए जिस राज्य से वो घोड़ा गुजर रहा है, अगर वो राजा उस घोड़े को कोई हानि नहीं पहुंचाता है, किसी प्रकार से उसका अवरोध नहीं करता है, रुकावट नहीं पैदा करता है, तो ये मान लिया जाता है कि अश्वमेध करवाने वाले राजा के अंतर्गत ये सारे राजा जो है अब आ गए हैं। यानी ये सब राजाओं ने अश्वमेध करवाने वाले राजा को जो है अपना सुप्रीम मान लिया है। तो ऐसा माना जाता है। आपने रामायण अगर देखी होगी तो वहाँ पर भी कई जगहों पर कई मूवियों में भी सीन ये बहुत सारे आए हैं। और अगर आपने पौराणिक ग्रंथ या इनसे संबंधित अगर सीरियल वगैरह देखे हैं तो आप लोग जानते भी होंगे इनके बारे में। तो यहाँ पर वही था कि अश्वमेध यज्ञ राजा की शक्ति विस्तार का एक अनुष्ठान था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। ये सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा को धन अर्पित करते थे। देखिए, ये तीसरा वाला कथन असत्य है। जो अश्वमेध यज्ञ होता था तो इसमें जो भी राजा यानी इस जो शक्तिशाली राजा का आधिपत्य स्वीकार कर लेते थे तो वो इसके यज्ञ में अनुष्ठान में शामिल होते थे। तो वो लोग इनके लिए गिफ्ट लेकर आते थे, ना कि इन्हें धन अर्पित करते थे। नहीं, वो केवल इनके लिए क्या करते थे, अश्वमेध करवाने वाले राजा के लिए गिफ्ट लेकर आते थे, यानी कि जो कह सकते हैं उपहार वगैरह जो है वो लाते थे। तो यहाँ पर पहला और दूसरा कथन सही है। तो आंसर होगा आपका सी, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अब आपका, राजाओं की शक्ति विस्तार के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों को विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इन अनुष्ठानों में होने वाली गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है, इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था, उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। सेकंड, यज्ञ के अवसर पर राजा का सेनापति उसकी विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। थर्ड, यज्ञ में आमंत्रित राजा भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे तथा शूद्रों को अनुष्ठानों में शामिल होने की मनाही थी। देखिए, अगर बात की जाए तो राजा जो अनुष्ठान करवाते थे, जो भी यानी कि अश्वमेध यज्ञ वगैरह जो करवाते थे, तो इन्हें संपन्न करवाने के लिए इनके विशिष्ट पुरोहित हुआ करते थे। ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पर ये जो आयोजन हुआ करते थे, इन आयोजनों में राजा का स्थान मुख्य होता था, उसे किसी राज सिंहासन पर या फिर बाघ की खाल के विशेष आसन पर उसे बिठाया जाता था। तो यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल कथन सही है। सेकंड कथन यहाँ पर असत्य है। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है यज्ञ के अवसर पर जो राजा का सेनापति नहीं, राजा का जो सारथी होता है, क्योंकि सारथी जो होता है युद्ध के समय राजा का सहचर होता है और राजा के बिल्कुल निकट होता है। तो जो यज्ञ के अवसर पर राजा का जो कह सकते हैं सारथी होता था, वो राजा के यश गुणों का यानी राजा ने क्या क्या ख्याति प्राप्त की है, कहाँ कहाँ तक उसने अपनी सेनाओं का सीमाओं का विस्तार किया है,
ठीक है, राज्य में उसकी किस तरह से लोग प्रशंसा करते हैं, किस तरह से राज्य के लोग खुशहाल हैं, तो वो उसकी जो है कह सकते हैं विजयों का, उसके गुणों का गान किया करता था। तो ये व्यक्ति सेनापति नहीं होता था बल्कि सारथी हुआ करता था। सारथी का मतलब आप जानते होंगे, जो राजा का युद्ध में रथ हाँकता है उसे सारथी कहते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन असत्य हो जाएगा। थर्ड वाला कथन है यहाँ पर, यज्ञ में आमंत्रित राजा भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे। देखिए यहाँ पर जो अनुष्ठान होता है अश्वमेध यज्ञ वाला, इसमें राजा के जो सगे संबंधी होते हैं, खास करके उसकी राजा की पत्नी है, उसके बच्चे वगैरह हैं, तो ये लोग छोटे छोटे अनुष्ठान करते हैं। बाद बाकी यज्ञ में जो इनवाइट किए गए राजा होते हैं वो दूर से बैठ के उसका प्रोग्राम को देखते हैं, वो उसमें किसी प्रकार से कोई भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन असत्य हो जाएगा। चौथा है, विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे तथा शूद्रों को अनुष्ठानों में शामिल होने की मनाही थी। ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर विष या वैश्य जैसे लोग थे तो इन्हें ये लोग राजा के लिए उपहार लाते थे। वहीं जो शूद्र लोग थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कोई अनुष्ठानों में शामिल होने की बिल्कुल मनाही थी, वो अनुष्ठानों में शामिल नहीं हो सकते थे। तो यहाँ पर 1 और 4 कथन सही है, लेकिन पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो दूसरा और तीसरा कथन असत्य है। तो आंसर है यहाँ पर बी, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अब आपका, इस समय उत्तर भारत में खास करके गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं। यानी यहाँ पर पूछे गए हैं कौन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जो कि उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद। देखिए आप लोग ये बात तो जानते हैं, चारों वेदों में सबसे ज़्यादा पुराना जो है आपका ऋग्वेद है। इसकी रचना करीब 3500 साल पहले हुई है, यानी 1500 ईसा पूर्व इसकी रचना की गई है। और ऋग्वेद काल को हम जो है ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद ऋग्वेद के बाद जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं या फिर कोई ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, उपनिषद लिखे गए हैं, तो इन सबको हम उत्तर वैदिक ग्रंथों के नाम से जानते हैं। यानी ये शब्द लिखा हुआ है, इन सब के लिए एक शब्द यूज करते हैं उत्तर वैदिक ग्रंथ, क्योंकि ये ऋग्वेद के बाद लिखे गए हैं, ऋग्वेद के समय के बाद लिखे गए हैं, तो इनके लिए शब्द यूज होता है उत्तर वैदिक ग्रंथ। ठीक है, और ये ग्रंथ खास करके आपका जो गंगा यमुना वाला क्षेत्र था, इस क्षेत्र में ये रचे गए हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद जो हैं आपके, ये आपके क्या है, उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी, केवल 2, 3, 4 और 5। देखिए यहाँ पर ये जो ग्रंथ रचे गए हैं, चाहे ऋग्वेद हो या कोई भी ग्रंथ हो, तो पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के जो अनुष्ठान हैं या उनके संपादन की जो विधियाँ हैं वो बताई गई हैं। इसके अलावा जो सामाजिक आचार विचार के नियम होते हैं, उन नियमों का उल्लेख भी यहाँ पर किया गया है। तो ये हमें इन यहाँ पर कह सकते हैं इन ग्रंथों में यहाँ पर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है अब आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सूची के नीचे कूट दिया गया है वहाँ पर सही उत्तर हमें उसका चुनाव करना है। वैदिक कालीन जो वर्ण विभाजन है और वर्ण आधारित कार्य विभाजन है। देखिए आप लोग ये बात जानते हैं, ऋग्वेद काल के बाद आते आते वैदिक काल तक जो जाति व्यवस्था है या वर्ण व्यवस्था है कठोर होती गई है। ये बात हम लोग सब लोग जानते हैं और आई होप इससे सिंपल कोई कुछ होगा नहीं। आप लोग इसके बारे में तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो उस समय ब्राह्मण का काम क्या था, ब्राह्मण का काम यज्ञ करवाना था। वहीं शूद्र का काम क्या था, जो बाद बाकी जो तीनों वर्ण हैं यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करना, ये शूद्र का काम था, ये हम जानते हैं। वहीं जो विष थे यानी कि वैश्य थे, उनका मतलब क्या था, व्यापार करना था। वहीं जो क्षत्रिय थे उनका मतलब था रक्षा करना। तो यहाँ पर आपका चौथे का जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो आंसर है यहाँ पर ए। ये तो आप जानते होंगे इसके बारे में बहुत अच्छे से। 5वां प्रश्न है आपका, कथन दिया है यहाँ पर और कारण दिया है। कथन में कहा गया है कि वैदिक काल में प्राय महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया था। कारण, वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। देखिए हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो वैदिक काल में जो महिलाएं हैं, महिलाओं की स्थिति हमें थोड़ी दयनीय देखने को मिलती है। आपने ऋग्वेद काल में देखा था, ऋग्वेद काल में तमाम ऐसी महिलाएं हुई थी जिन्होंने ऋग्वेद की तमाम सूक्तों की रचना भी की थी। बहुत सारी महिलाओं का जिक्र वहाँ पर आया भी था। ठीक है, और ऋग्वेद काल में इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन या बहुत ज़्यादा स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं होता था। लेकिन वैदिक काल तक आते आते जो व्यवस्था है वो कठोर होती गई है। तो यहाँ पर बिल्कुल जो औरतें थी उनको शूद्रों के समान माना गया है। तो यहाँ पर कथन बिल्कुल सही है। कारण बताया गया है कि वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ये भी बात सही है कि वैदिक काल में जो महिलाएं और शूद्र तो बहुत दूर की बात है, शूद्रों को भी इनको वेदों के अध्ययन का अधिकार बिल्कुल नहीं था। लेकिन ये कारण जो दिया गया है, ये कारण ये पुष्टि नहीं करता है कि इसके आधार पर महिलाओं को शूद्र माना गया। भाई वेद का अध्ययन नहीं करने वाली महिलाएं इस वजह से शूद्र मानी गई हैं, ये इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है। हालांकि कथन और कारण आपके दोनों सही हैं, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं,
लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो आंसर होगा यहाँ पर बी। प्रश्न नंबर 6 है अब आपका, वैदिक कालीन समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन आपका जो है वो सही है, यानी जो वैदिक कालीन समाज है इसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है वो पूछा गया है। पहला है, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। सेकंड, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। थर्ड है, शूद्रों को अछूत माना जाता था। देखिए, अगर हम यहाँ पर आप बात करें तो यहाँ पर जो पुरोहित वर्ग है वो आप उसका वर्चस्व बढ़ता चला गया है, और पुरोहित वर्ग ने यहाँ पर ये घोषणा कर दी थी और ये सबने ये बात मान भी ली थी कि सभी वर्णों का निर्धारण जो क्या है जन्म के आधार पर हुआ है। आप ऋग्वेद काल का अध्ययन अगर करेंगे, ऋग्वेद काल से कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे ऋग्वेद काल में जो समाज विभक्त किया गया था वो कर्मों के आधार पर किया गया था, जन्म के आधार पर नहीं था, आनुवांशिक नहीं था। लेकिन यहाँ पर वैदिक काल तक आते आते समाज जो है अब आनुवांशिक, यानी कि आपके जो वर्ड हैं, जिस जगह आप जन्म ले रहे हैं, मान ली ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो आपको वही ब्राह्मण वाले जो क्रियाकलाप हैं वो जन्म से मिल जाएंगे, क्षत्रिय में लिया है क्षत्रिय वाले जो क्रियाकलाप हैं वो आपको करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अब जन्म के आधार पर हो गया है, तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। बात करें यहाँ पर यज्ञ की, तो क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। थर्ड है, शूद्रों को अछूत माना जाता था। देखिए, शूद्रों को अछूत माने जाने वाली जो प्रक्रिया है वो वैदिक काल में स्टार्ट नहीं हुई है, बल्कि वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल जो स्टार्ट हुआ है इसमें ये हमें देखने को मिलता है कि कुछ शूद्रों में कुछ ऐसी जातियाँ थीं जिनको अछूत माना जाने लगा, यानी अनटचेबल माने जाने लगा। और अछूत की अवधारणा जो है वास्तविकता में वैदिक काल के बाद की है, यानी उत्तर वैदिक काल तक शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था। बाद के काल में जो शिल्पकार हुए, शिकारी हुए, भोजन संग्राहक हुए, या फिर जो शवों को जलाते या दफनाते हैं, इन लोगों को अनटचेबल माना जाने लगा है। तो यहाँ पर वैदिक काल में शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था, ये गलत है कथन। वैदिक काल के बाद का समय उत्तर वैदिक काल के एंड तक आते आते माना जाने लगा है। कुछ वर्ग ऐसे हैं समाज के, ऐसे काम करने वाले वर्ग हैं, उनको अछूत माना जाने लगा है। तो यहाँ पर केवल 1 और 2 कथन सही है, तो आंसर है आपका सी, केवल 1 और 2। प्रश्न नंबर 7वां है अब आपका, वैदिक काल में ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार की गई। सेकंड, उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था, इसलिए इन इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत अधिक थी। देखिए, यहाँ पर हमें कुछ ऐसे उदाहरण भी आपके वैदिक काल में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये कहा गया है आपकी किताब में कि कई बार जो ब्राह्मणों के द्वारा जो बनाई हुई वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत सारे लोगों ने नकार दी थी। बहुत सारे उस समय समकालीन समय के जो व्यक्ति थे, चाहे क्षत्रिय वर्ग के व्यक्ति हों या फिर अन्य व्यक्ति हों, उन्होंने इस व्यवस्था को नकार दिया था। तो हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कई बार क्या होता था, राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे, ठीक है, और कुछ लोग वहाँ पर ऐसे भी थे जो जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल सही नहीं मानते थे। उनका मानना ये था कि ये जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार की गई, ये कथन असत्य है। वैदिक काल में भी सभी के द्वारा ये स्वीकार नहीं की गई थी, इसके ऊपर भी टीका टिप्पणी यहाँ पर की गई है। यहाँ पर अगला है, उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव सीमित था। ये बिल्कुल सही बात है। जो आपका पूर्वोत्तर, यहाँ पर 7 सिस्टर्स वाले राज्य जो हैं आज के समय में, तो वहाँ पर ब्राह्मणों का प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए इन इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत अधिक है। नहीं, बहुत अधिक नहीं है बल्कि बहुत कम है। यानी कि यहाँ पर जब ब्राह्मणों का प्रभाव नहीं था तो यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था भी कठोर रूप में यहाँ पे मौजूद नहीं थी। तो हम ये देखते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों में जो सामाजिक आर्थिक असमानता है वो बहुत कम देखने को मिलती है, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, आधा स्टेटमेंट तो सही है, आधा गलत है। तो इस आधार पर ये पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर ना तो पहला सत्य है और ना ही दूसरा सत्य है, तो आंसर होगा आपका डी, ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वैदिक काल के जनपदों के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका जो है सही नहीं है। यानी कि वैदिक काल के जो जनपद हैं इनके बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से कथन जो है वो सही नहीं है, इनके बारे में आपको बताना है। पहला है, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। सेकंड, महायज्ञों को करने वाला राजा आगे जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। थर्ड, पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। इनमें दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, कासगंज के पास अतरंजी खेरड़ा प्रमुख हैं। डी है आपका, इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है।
देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो जनपद शब्द जो है, तो यहाँ पर जो जनपद शब्द है यानी कि अब जो महायज्ञों को करने वाले राजा जो हैं, अब ये यहाँ पर जन के राजा ना होकर पूरे जनपदों के राजा माने जाने लगे हैं। तो ये बी वाला कथन सही है। और जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ यही होता है जन के बसने की जगह है। यहाँ पर पुरातत्वविद हैं, पुरातत्वविदों ने कई जगह की खुदाई करवाई है, कई पुरानी जनपद बस्तियों की खुदाई करवाई है। तो इसमें दिल्ली में एक पुराना किला है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर जो है आपका जनपद वाला रीजन है, और यहाँ पर बताया गया कासगंज के पास अतरंजी खेड़ा। देखिए अतरंजी खेड़ा अभी आपका वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट एटा में पड़ता है, ना कि कासगंज में। डिस्ट्रिक्ट एटा में पड़ता है। हालांकि जो कासगंज वाला जो पोर्शन है ये भी एक जिला है, और ये कासगंज जो जिला बनाया गया ये एटा से निकालकर बनाया गया है। 2008 में बनाया गया था कासगंज एक पृथक जिला। तो ये जो है अतरंजी खेड़ा एटा में पड़ता है, और एटा में काली नदी के किनारे स्थित है ये। तो यहाँ पर सी वाला कथन असत्य हो जाएगा। डी है, इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही बात है कि यहाँ से हमें कुछ पेंटेड ग्रे वेयर वाले जो पॉट हैं वो भी देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जो कि लाल रंग के हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ हमें लाल रंग के बर्तन भी साथ साथ देखने को मिलते हैं, यानी कि धूसर पात्र ग्रे रंग के कुछ बर्तन हैं, कुछ हमें लाल रंग के बर्तन भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर चित्रकारी की गई है। आमतौर पर यहाँ पर सरल रेखाएं या ज्यामितीय आकृतियों की चित्रकारी भी इन बर्तनों के ऊपर की गई है, ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये आपके कुछ जनपदों के बारे में, जनपदों से संबंधित जानकारी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर ये बर्तन मिले हैं, तो चित्रित धूसर पात्र के अलावा यहाँ पर इनमें ज़्यादातर थालियाँ हैं, आपकी कटोरियाँ हैं, ये भी मिली हैं। और यहाँ पर ये सब जो बर्तन मिले हैं बहुत ही उन्नत किस्म के बर्तन हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कह सकते हैं बेकार किस्म के हो ना, बहुत अच्छी तरह से बनाए हुए बर्तन हैं ये। तो यहाँ पर आपका सी वाला जो कथन है असत्य है, तो आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 9 है अब आपका, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है, यानी महाजनपदों के बारे में यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। पहला है, लगभग 3000 वर्ष पूर्व कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। सेकंड, महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। थर्ड, अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। चौथा है आपका, राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था, और वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। देखिए अगर बात की जाए तो महाजनपदों का उदय जो हुआ आपकी किताब के अकॉर्डिंग जो है 2500 वर्ष पहले हुआ है, और आपकी ही किताब में, यानी आपकी किताब में जहाँ पर ये आर्टिकल लिखा है वहाँ तो 2500 वर्ष पहले का लिखा हुआ है, और आपकी किताब में जो एंड में जहाँ पर एक साथ डेटें लिखी होती हैं वहाँ पर 3000 वर्ष लिखा हुआ है। जब मैंने कुछ स्टैंडर्ड किताबों से चेक किया तो पाया ये महाजनपदों का उदय जो है 2500 साल पहले हुआ है, ना कि 3000 साल पहले। तो आपकी किताब में जो एंड वाले चैप्टर में 3000 लिखा हुआ है वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन असत्य हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद जहाँ पर अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा है। तो वैसे अगर आपके देखा जाए तो आपके 4 महाजनपद जो हैं उस समय बहुत ज़्यादा मशहूर रहे हैं। 4 महाजनपदों के मैं नाम यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन से जनपद थे। इसमें आपका एक तो मगध था, ठीक है, दूसरा आपका जो है कौशल था, मगध कौशल था, और तीसरा यहाँ पर आपका जो था वो आपका वत्स था, और चौथा यहाँ पर आपका जो था वो अवंती था। ये 4 जो थे, ये 4 महाजनपद उस समय बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं, और अक्सर इन्हीं से प्रश्नों को आपको देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर प्रश्न इन्हीं से आते हैं, मगध कौशल वत्स और अवंती से आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला वाला कथन असत्य है। महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई। अब चूंकि आपने देखा होगा कि महाजनपदों का आकार लगातार बढ़ता चला गया है, तो अब इनकी किलेबंदी की जाने लगी है, यानी किले टाइप बनाए जाने लगे हैं। इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई जाने लगी हैं, क्योंकि यहाँ पर राजा जो थे प्रॉपर रूप से रहने लगे थे, तो उन्हें आक्रमण वगैरह का भी डर सताने लगा था। तो इसी डर से उन्होंने क्या कर दिया, किले वगैरह बनाना, किले की किलेबंदी करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ सेकेंड वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम देखते हैं अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। ये बात सही है कि यहाँ पर आपके कुछ ऐसे महाजनपद हैं जिनकी हमें एक राजधानी देखने को मिलती है। वैसे कुछ ऐसे भी महाजनपद हैं जिनकी हमें 2 राजधानियाँ देखने को मिली हैं, जैसे मगध और अवंती की भी 2 राजधानियाँ हैं। उत्तर में आपकी जो उज्जैनी है, दक्षिण में माहिष्मती है। मगध की भी 2 रही हैं, उनके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। तो वैसे तो सबकी एक थी, लेकिन अब कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपनी 2 राजधानियाँ बनाई हैं। चौथा है, राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था, यानी सेना को वेतन दिया जाता था, और वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। देखिए चूंकि अब राजधानियाँ काफ़ी बड़ी हो गई
और कुछ राजा जो है राजधानी इनके विशाल साम्राज्य स्थापित हो गए। तो इन साम्राज्य को कह सकते हैं, इन साम्राज्य को चलाने के लिए शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ पे जरूरी था, सेना रखनी भी जरूरी थी। और सेना रखने के लिए यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, सेना फ्री में तो रहेगी नहीं भाई। ऋग्वेद काल तो है नहीं कि कबीले के लोग खुद से आगे लड़ने के लिए, अब ऐसा समय तो है नहीं। अब यहाँ पर लोग जो है राजा के रूप में संगठित हुए हैं तो सेना भी रखनी पड़ेगी। तो राजा अब सेना रखने लगे हैं और सेना को वेतन दिया जाता था। और सिपाही जो है, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल के लिए रखा जाता था। हालांकि वेतन का कुछ हिस्सा जो होता था वो आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था, संपूर्ण नहीं दिया जाता था। संपूर्ण में मतलब कुछ हिस्सा जो है सिक्कों के रूप में दे दिया, कुछ उन्होंने अनाज वगैरह या खाद्यान्न के रूप में पकड़ा दिया। तो यहाँ चौथा वाला कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में ही दिया जाता था, आहत के रूप में नहीं दिया जाता था। यानी कुछ तो आहत सिक्के दिए जाते थे और कुछ जो है अन्य रूपों में भी दिया जाता था। तो आहत सिक्कों के बारे में हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा कुछ। यहाँ पर आपका केवल पहला और चौथा कथन असत्य है, यानी 9वें का जो आंसर है आपका ए। केवल 1 और 4 कथन आपका असत्य है, तो आंसर है आपका ए, केवल 1 और 4। प्रश्न नंबर 10वां है अब आपका, यानी ये तो हमने महाजनपदों के बारे में पढ़ लिया। अगला है आपका महाजनपदों की जो कर प्रणाली है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है। पहला है प्राय उपज का 1/4वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे हम भाग कहा जाता था। सेकंड, कारीगरों को 1 दिन के श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था। चूंकि अब आप लोग जानते हैं कि महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, तो इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता भी होती थी और अपने राज्य को मेंटेन करने के लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। तो राजा क्या करते थे, अब यहाँ पे राजा जो है उपहार वगैरह जो पहले चला करते थे ऋग्वेद काल के समय में, उपहार वगैरह पर डिपेंड ना होकर इन्होंने क्या कर दिया, टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अब सब चीज़ें प्रॉपर रूप से होने लगी हैं, नियमित रूप से होने लगी हैं, तो इन लोगों ने टैक्स लगा दिया है। तो बताया गया है कि यहाँ पर जो फसलों के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था उसका 1/4वां हिस्सा कर के रूप में हमें निर्धारित किया जाता था। नहीं, 1/4वां नहीं बल्कि 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। तो जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे भाग कहा जाता था। तो यहाँ पहला वाला कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1/4 लिखा है, 1/4 नहीं, प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। वहीं अगर कारीगरों की बात करें तो कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे और ये प्राय ये श्रम के रूप में चुकाने होते थे। जैसे मान लीजिए कोई बुनकर है, लोहार या सुनार है, इसको राजा के लिए महीने में 1 दिन श्रम देना है। तो यहाँ सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका 10वें का सेकंड कथन सही है, तो आंसर है केवल सेकंड, यानी केवल बी वाला। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका महाजनपदीय कर व्यवस्था के अंतर्गत पशुपालक, व्यापारी, आखेटक और संग्राहक द्वारा दिए जाने वाले कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, यानी गलत कौन सा है। पहला है पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सिर्फ सामान बेचने पर कर देना पड़ता था। थर्ड, आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे। देखिए यहाँ पर बात की जाए पशुपालक, तो पशुपालक क्या करते थे, जो जानवर हैं, जानवरों के उत्पाद होते हैं, जैसे दूध, घी, मक्खन वगैरह होता है, या तो जानवर देते थे या जानवरों के उत्पाद के रूप में, ये सब राजा को कर के रूप में देते थे। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। वहीं बात करें व्यापारियों की, तो यहाँ लिखा हुआ है व्यापारियों को सिर्फ सामान बेचने पर। देखिए सामान बेचने पर ही नहीं बल्कि खरीद पर भी देना पड़ता था। खरीद और बेच दोनों ही होती हैं, यानी खरीदने और बेचने दोनों पर ही इन्हें कर देना पड़ता था व्यापारियों को। तो यहाँ सेकंड वाला कथन असत्य हो जाएगा। आखेटक और संग्राहक जो होते थे, इन लोगों को मुक्त नहीं रखा गया था, बल्कि ये जो भी इन्हें जंगल से वस्तुएं प्राप्त होती थी, तो जंगल से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का कुछ हिस्सा इन्हें राजा को देना पड़ता था। तो तीसरा वाला कथन भी यहाँ पर असत्य है। यहाँ पर केवल आपका दूसरा और तीसरा कथन असत्य है, तो आंसर है आपका बी, केवल 2 और 3, यानी 11वें का आंसर है आपका बी। प्रश्न नंबर 12वां है अब आपका प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यानी कि जो प्राचीन आपका जो महत्वपूर्ण नगर है कौशाम्बी, तो ये कौशाम्बी किस राज्य में पड़ता है, ये पूछा गया। किस स्थान पर ये स्थित है, ये पूछा गया है। मेरठ उत्तर प्रदेश, छतरपुर मध्य प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, गोंडा यूपी। देखिए बात की जाए कौशाम्बी नगर, तो कौशाम्बी नगर आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है, यानी जिसे हम प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज में स्थित है। और यहाँ से किले की दीवार के अवशेष मिले हैं, जो कि लगभग इस किले की दीवार का निर्माण बताया गया है 2500 वर्ष पूर्व हुआ होगा निर्माण, ऐसा पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है। और कौशाम्बी के बारे में आप लोग जानते होंगे, कौशाम्बी प्राचीन काल में जो वस्त महाजनपद था, वस्त महाजनपद की ये राजधानी हुआ करता था। यानी ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये प्राचीन काल में
वस्त्र महाजनपद हुआ करता था तो उसकी ये राजधानी हुआ करता था। तो यहाँ 12वें का आंसर है आपका सी। 13वां प्रश्न है अब आपका, महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। पहला है, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़क करने के बजाय धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया था। खेती का काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर, जिसे कमकार कहते हैं, ये करते थे। देखिए यहाँ पर हम देखने को हमें ये मिलता है कि यहाँ पर अब जो कृषि में भी परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं। कृषि में हमें यहाँ पर 2 मुख्य परिवर्तन देखने को मिले हैं। पहली बात तो ये है क्योंकि धातुओं का अच्छा खासा ज्ञान हो गया था, तो यहाँ पर अब जो हल्के फाल होते थे पहले लकड़ी के बनते थे, अब ये हल्के फाल लोहे के बनने लगे हैं। और लोहे के बनने की वजह से क्या है कि अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था, और ऐसे करके यहाँ पे फसलों की उपज बढ़ गई है। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। दूसरी बात, पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग जो बीज होते थे किसी फसल के, उस बीजों को छिड़क कर बुवाई करते थे। नहीं, अब यहाँ पे धान जैसे जो पौधे हैं, धान के पौधों का रोपण करना स्टार्ट कर दिया गया है। इससे भी यहाँ पर अब अच्छी खासी पैदावार होने लगी है, क्योंकि बीजों की तुलना में पौधे जीवित रह पाते हैं और पैदावार भी ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर कमर तोड़ परिश्रम की आवश्यकता थी, तो कमर तोड़ परिश्रम के लिए यहाँ पर दास दासी, देखिए उस समय आप देखेंगे वैदिक काल में हमें दास दासी देखने को मिलते हैं। ध्यान देने वाली बात ये, दास प्रथा इस समय थी। इसके अलावा जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, ये काम यहाँ पर करते थे, और ये कमर तोड़ काम था, यानी कि क्योंकि ज़्यादा उत्पादन होगा, ऑब्वियसली बात है, तो ज़्यादा काम भी लिया जाएगा इनसे। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं, और पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है, यानी कि यहाँ पर आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। 14वां प्रश्न है अब आपका, मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है। पहला है, गंगा और महानदी जैसी नदियाँ मगध से होकर गुजरती थीं। सेकंड, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। और थर्ड है, इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। देखिए अगर बात की जाए मगध, तो यहाँ पर मगध की अगर बात करें तो मगध लगभग 200 सालों के भीतर मगध जो है सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया है। और यहाँ पर गंगा और महानदी नहीं है, बल्कि गंगा और सोन नदियाँ जैसी नदियाँ हैं, तो ये मगध से होकर गुजरती थी। इस वजह से आप समझ सकते हैं कि इनकी गुजरने की वजह से यहाँ पर यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए ये नदियाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थीं। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ये खुशहाल राज्य होगा, संपन्न राज्य होगा। तो यहाँ पर पहला कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है गंगा और महानदी नहीं बल्कि सोन नदी यहाँ से होकर गुजरती थी। अगला है यहाँ पर मगध में एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर जंगलों का भी था। तो यहाँ पर जंगलों से मिलने वाले उत्पाद हैं वो तो मिलते ही थे, साथ ही साथ जो जंगली हाथी वगैरह होते थे, जंगलों से मिलने वाले जो हाथी थे, उन हाथियों को पकड़कर उन्हें ट्रेंड किया जाता था, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था, और प्रशिक्षित करके उन्हें जो है सेना के काम में लगाया जाता था। ऐसे करके कह सकते हैं सेना भी मजबूत हो रही थी इनकी। थर्ड है यहाँ पर, इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। देखिए यहाँ पर प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क मौजूद था, लौह अयस्क की यहाँ पर खदानें भरी पड़ी हैं इस क्षेत्र में। तो इस वजह से यहाँ पर मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी था। तो इस वजह से भी यहाँ पर आप देखेंगे मगध लगातार यहाँ पर कहते हैं संपन्न और पावरफुल बनता चला गया है। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पर केवल पहला वाला कथन असत्य है। तो आंसर है 14वें का केवल एक, यानी ए। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन मगध महाजनपद का शासक नहीं रहा था। बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, प्रसेनजित। यानी कि यहाँ पर कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो व्यक्ति है जो कि मगध का शासक नहीं रहा है। बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद। देखिए इन लोगों के बारे में आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आगे चलकर हमें डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। जो आपका बिंबिसार है, अजातशत्रु है, ये हर्यक वंश से बिलोंग करते थे, यानी आपने हर्यक वंश के बारे में पढ़ा होगा, ये हर्यक वंश से बिलोंग करते थे। महापद्मनंद जो था वो नंद वंश का संस्थापक था, ये भी हम जानते हैं। वहीं अगर बात करें प्रसेनजित की, तो प्रसेनजित आपका जो है ये आपका कौशल महाजनपद का राजा था, यानी ये कौशल जनपद जो है उसका राजा था। तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं ए बी सी कथन असत्य है, केवल डी वाला कथन सही है कि प्रसेनजित यहाँ पर मगध महाजनपद का राजा नहीं रहा है, क्योंकि ये कौशल महाजनपद का राजा था। तो यहाँ पर आंसर होगा 15वें का डी। 16वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहा है। राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। यानी कि ये पूछे गए हैं 3 नगर हैं, तो इनमें से पूछा गया है ये इनमें से कोई एक नगर बताइए जो कि मगध की राजधानी कभी नहीं रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें राजगृह, देखिए राजगृह
भी यहाँ पर आपके मगध राज्य की राजधानी रहा है। राजगृह आपके मगध राज्य की राजधानी रहा है। पाटलिपुत्र यानी जिसे वर्तमान में आज हम पटना के नाम से जानते हैं, तो यानी अभी जो राजगृह है इसको राजगीर के नाम से जानते हैं। इसका वर्तमान जो नाम है ये राजगीर है, ठीक है। पाटलिपुत्र का नाम आप जानते हैं पटना है, अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है, पटना है। यानी कि आज का जो पटना बाद में पाटलिपुत्र बना, और पाटलिपुत्र जो राजधानी बनाई गई है, तो यहाँ पर हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था उदयन, यानी इसका नाम आपने सुना होगा, हर्यक वंश का यहाँ पर अंतिम शासक था, यानी कि ये आपके अजातशत्रु के बाद रहा है उदयन। तो उदयन ने अपनी राजधानी को यहाँ पर पाटलिपुत्र यहाँ पहुँचाया है, ठीक है। और पाटलिपुत्र नगर वास्तव में उदयन के द्वारा ही बसाया गया था। तो राजगृह पाटलिपुत्र जो है ये मगध राज्य की राजधानी रही है। कौशाम्बी जो है आपकी, मैंने आपको फिर से बताया, ये वत्स महाजनपद की राजधानी थी। कौशाम्बी जो है ये वत्स महाजनपद की राजधानी थी। तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मगध की राजधानी कभी नहीं रहा है, कौशाम्बी जो है ये कभी भी मगध की राजधानी नहीं रहा है। तो आंसर है यहाँ पर सी, केवल थर्ड, यानी 16वें का आंसर है आपका सी। 17वां है आपका यहाँ पर, सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सेकंड, सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल, रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थी। थर्ड है आपका, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध एक शक्तिशाली राज्य था जिस पर महापद्मनंद नामक राजा का शासन था। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए आपके सिकंदर के आक्रमण के समय, तो ये बात आज से लगभग 2300 साल पहले की है। ये सिकंदर का आक्रमण जो है आज से लगभग 2300 साल पहले हुआ था। 2300 साल पहले जो है सिकंदर यहाँ पर आया था। उसकी बड़ी इच्छा थी कि हमें भारत पर विजय प्राप्त करनी है, लेकिन उस समय चूंकि मगध का शासन था, पूरा देश जो था मगध साम्राज्य के अधीन आ रहा था, उसने मगध पर चढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन उसकी जो सेना थी उस सेना ने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि सेना ने मगध की सेना के बारे में सुन रखा था कि इनके पास विशाल पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो इस वजह से आप देखेंगे सिकंदर की सेना ने उस भय की वजह से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल, रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थी, ये भी सही है। थर्ड है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध एक शक्तिशाली राज्य था जिस पर महापद्मनंद नामक राजा का शासन था। ठीक है, थर्ड कथन यहाँ पर आपका असत्य है। सिकंदर का जिस समय आक्रमण हुआ है उस समय नंद वंश का शासक था घनानंद, तो घनानंद का शासन था, यानी यहाँ पर घनानंद राज कर रहा था, घनानंद का शासन था उस समय जब सिकंदर का आक्रमण हुआ है, ना कि महापद्मनंद का। तो यहाँ पर थर्ड वाला कथन असत्य हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। तो 17वें का आंसर होगा ए, केवल 1 और 2। 18वां प्रश्न है अब आपका, यानी अब आपका 18वां यहाँ पर प्रश्न है आपका। यहाँ पूछा गया है कि मगध के निकट ही वज्जी राज्य था, वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? यानी मगध के निकट जो वज्जी राज्य है इसकी राजधानी यहाँ पर कौन सी है? पोटली, तक्षशिला, वैशाली, विराटनगर। ठीक है, मगध के निकट जो वज्जी राज्य था इसकी राजधानी वैशाली थी, यानी इसकी राजधानी जो थी वो वैशाली थी, जो कि मगध के निकट ही था। यहाँ पर अगर बात की जाए पोटली, तो पोटली आपका एकमात्र का दक्षिण भारत का कह सकते हैं महाजनपद है। अश्मक, इसका नाम आपने सुना होगा, अश्मक जो है एकमात्र आपका दक्षिण भारत का महाजनपद है। पोटली अश्मक की राजधानी थी। वहीं तक्षशिला की बात करें तो तक्षशिला आपके गांधार की राजधानी थी, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। विराटनगर जो थी वो मत्स्य देश की राजधानी थी, यानी कि अगर ये मत्स्य देश हुआ करता था तो मत्स्य देश की राजधानी आपकी जो थी वो विराटनगर थी। तो यहाँ पर 18वें का आंसर होगा शी। 19वां आपका प्रश्न है अब आपका, गढ़ या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, यानी गढ़ के बारे में पूछा गया है कौन सा कथन जो यहाँ पर दिए गए हैं कथन है इनमें से कौन सा यहाँ पर असत्य है, यानी गलत कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। पहला है गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है, वहीं संघ शब्द का प्रयोग संगठन या सभा से है। सेकंड, एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गढ़ या संघ कहलाता था। थर्ड है आपका स्त्रियां, दास तथा कम्मकार गढ़ या संघ की सभाओं में हिस्सा ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। देखिए यहाँ पर
गण का शब्द का जो प्रयोग होता है सदस्यों के समूह के लिए किया जाता है। वहीं संघ शब्द का मतलब होता है कोई संगठन या सभा से। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है यहाँ पर कि एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गढ़ या संघ कहलाता था। देखिए यहाँ पर गढ़ या संघ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कई शासक होते थे, यानी यहाँ कोई एक शासक नहीं होता था बल्कि कई शासक जो होते थे वो मिलकर यहाँ पर शासन करते थे। ठीक है, यानी कई शासक यहाँ पर मिलकर शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर राजा कहलाता था। और ये सभी राजा जो होते थे विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। पूरी सभाएं होती थी, सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस, वाद विवाद के जरिए राज्य में क्या गतिविधि होनी है उन पर एकमत होते थे ये लोग। ठीक है, यहाँ पर सेकंड वाला कथन असत्य है। अब देखिए यहाँ पर जो इनकी सभाएं होती थी, यानी कि जहाँ पर जिन सभाओं में ये वाद विवाद, विचार विमर्श करते थे, राज्य की रूपरेखा तैयार करते थे, उन सभाओं के बारे में बात किया गया है कि इनमें स्त्रियां, दास, कम्मकार गढ़ या संघ की सभाओं में हिस्सा ले सकते थे। थर्ड कथन यहाँ असत्य है। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्त्री, दास या कम्मकार यानी ऐसे मजदूर जिनके पास जमीन नहीं होती है, ये गढ़ या संघ की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। यहाँ पे लिखा गया ले सकते थे, नहीं, यहाँ पर ये हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो यहाँ तीसरा वाला कथन असत्य हो जाएगा। आपके बुद्ध और महावीर दोनों ही यहाँ पर ये थे, ये गढ़ या संघ से संबंधित थे। चौथा वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है, तो 19वें का आंसर यहाँ पर जो होगा वो है आपका यानी बी, केवल 2 और 3, यानी कि यहाँ पर 2 और 3 कथन असत्य हैं। तो आंसर है यहाँ पर बी। 20वां प्रश्न है आपका, गणों या संघों पर निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने विजय प्राप्त की? नंद, कुषाण, गुप्त, शिशुनाग। यानी इनमें से कौन सा ऐसा वंश है जिसने आपके गढ़ या संघों पर विजय प्राप्त की है? तो आपने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पर गुप्त वंश के शासकों ने यहाँ पर कह सकते हैं गढ़ या संघ के जो है यानी राज्य हैं इन पर विजय प्राप्त की है। तो आंसर होगा सी, यानी कि जो आपके महाजनपद में जो आपकी संघ, गढ़ या संघ थे, ये आज से लगभग 1500 साल तक ये कायम रहे हैं। आज से 1500 का मतलब क्या है कि लगभग 500 ईस्वी तक ये गढ़ या संघ चलते रहे हैं। जब यहाँ पर 500 ईस्वी में करीब जो गुप्त वंश का उदय हुआ है, गुप्त वंश के शासकों ने जब इस पर अटैक कर दिया है, उसके बाद ये जो है गढ़ या संघ इन्होंने गुप्त वंश के शासकों ने इन्हें अपने में मिला लिया है। तो यहाँ पर 20वें का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 21वां है आपका, दीघ निकाय का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यानी यहाँ पर दीघ निकाय जो ग्रंथ है तो इसके बारे में पूछा गया है, इसका संबंध किससे है? जैन ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, बौद्ध ग्रंथ। देखिए दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है और इसमें भगवान बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं और करीब इसे 2300 साल पहले लिखा गया था। आज से करीब 2300 साल पहले इसकी दीघ निकाय की रचना की गई थी। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या था? वत्स्यकार, उदायन, ब्रह्मदत्त, कालाशोक। देखिए यहाँ पर जो वर्णन है आपके दीघ निकाय में, दीघ निकाय का एक वर्णन है और उस वर्णन के आधार पर वो वर्णन यहाँ पे आपकी किताब में भी मेंशन किया गया है। तो उसमें पूछा गया है कि कौन ऐसा व्यक्ति था जो यहाँ पर आप बुद्ध के पास भेजा है अजातशत्रु ने सलाह लेने के लिए कि भाई हमें आक्रमण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वज्जी संघ पर। तो ये वत्स्यकार था, यानी कि यहाँ पर ये वत्स्यकार था जिसको यहाँ पर बुद्ध के पास भेजा गया था और ये जो था अजातशत्रु का कह सकते हैं मंत्री था। तो यहाँ आंसर 22वें का होगा ए। 23वां प्रश्न है अब आपका, यूनान और एथेंस की शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही नहीं है? यानी यूनान या एथेंस की जो शासन व्यवस्था है इसके बारे में पूछा गया है, कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? पहला है, लगभग 2500 साल पहले यहाँ के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों की पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार यहाँ पर कह सकते हैं सभा बुलाई जाती थी। सभा यहाँ पर मिस हो गया है, 40 बार यहाँ पर सभा बुलाई जाती थी। ठीक है, जिसमें सभी नागरिक भाग ले सकते थे। डी है, शासन के कई पदों पर नियुक्तियां मतदान द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी नागरिक सेवाएं देनी होती थी। औरतों, व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें यूनान या एथेंस की और यूनान और एथेंस की, तो यहाँ पर लगभग 2500 साल पहले
यहाँ पर एक शासन व्यवस्था थी। तो ये इसे हम प्रजातंत्र या गणतंत्र के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। और ये व्यवस्था जो होती है इनकी प्रजातंत्र या गणतंत्र वाली, लगभग 200 साल तक चली थी ये व्यवस्था ये वाली। यहाँ पर 30 साल से ऊपर के जितने भी पुरुष थे, जितने भी पुरुषों थे जो कि केवल दास नहीं थे, उनको पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। तो यहाँ पर बी वाला कथन बिल्कुल सही है। और यहाँ पर एक सभा थी, ठीक है, और जो कि इस सभा में महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए कम से कम ये सभा 40 बार बुलाई जाती थी। सभा मिस हो गया था, यहाँ आगे लाइन सभा वाली मिस हो गई है। और इस सभा में यहाँ पर सभी नागरिक यहाँ पर भाग ले सकते थे। इस सी वाला कथन भी यहाँ पर सही है। शासन की कई पदों की पर नियुक्तियाँ मतदान द्वारा की जाती थी और सभी जो नागरिक हैं इनको सेना और नौसेना में इन्हें अपनी सेवाएं रेगुलर रूप से देनी होती थी। देखिए, शासन के जो कई पद हैं इनकी नियुक्तियां यहाँ पर लॉटरी के द्वारा की जाती थी। यानी जो लॉटरी सिस्टम होता है, लॉटरी सिस्टम के जरिए यहाँ पर नियुक्तियां होती थी, ना कि मतदान के जरिए। तो डी वाला कथन असत्य है। हालांकि यहाँ पर आधा कथन जो है वो सही है कि यहाँ पर जो आपकी जो नागरिक थे यहाँ पर, उन नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। वहीं यहाँ पर औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिला था। साथ ही साथ व्यापारी शिल्पकार के रूप में रहने वाले जो लोग हैं या फिर जो विदेशी लोग हैं उनको भी नागरिक का अधिकार यहाँ पर नहीं मिला था। तो यहाँ ई वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर केवल और केवल जो सही कथन नहीं है वो आपका डी वाला कथन आपका सही नहीं है। तो आंसर है आपका डी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बने रहें हमारे साथ। देखिए, मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, आप पेशेंस रखें, धैर्य रखें। धीरे धीरे करके मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, ताकि हम मेंस की प्रिपरेशन भी यहाँ पर स्टार्ट करवा सकें। तो आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।